नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम to the learning zone. I hope you all are doing good. Hey kids, in this video we will be doing chapter number 2 of our new EVS NCERT book, class 5. The name of the chapter is Journey of a River. So let us begin with the video. बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, in this video we are going to read about Journey of a River. सब जैसा कि जानते हैं कि नदी जो है वो कोई साधारण जलधारा नहीं होती, ये हमारे जीवन की एक चलती फिरती कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी और पवित्र नदी गोदावरी की एक अद्भुत सी यात्रा। कैसे ये नदी पहाड़ों से निकलती है, खेतों को सींचती है, जंगलों को जीवन देती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। तो आइए चलते हैं इस नदी की यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर है प्रकृति, परंपरा और जीवन का मेल। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे मेरी शुरुआत कहाँ से होती है और मैं कहाँ से बहती हूँ। यहाँ पर गोदावरी नदी जो है वो आपको अपनी कथा यानी अपनी कहानी के बारे में खुद बता रही है। सो लेट अस रीड। आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फार। मेरे पास कोई पैर नहीं है बट मैं बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं करती, बहुत दूर तक जाती। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, अंडर मून एंड स्टार। मैं कहाँ कहाँ से होकर जाती हूँ? फील्ड्स यानी खेतों से और जंगलों से, चांद और तारों के नीचे से। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो। मैं आप सभी की प्यास मिटाती हूँ और पौधों को बढ़ने में हेल्प भी करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो। पर्वतों से लेकर समुद्र तक मैं शांतिपूर्ण तरीके से बहती रहती। हु एम आई, मैं कौन हूँ? यस आई एम अ रिवर, हाँ मैं एक नदी हूँ। आई एम गोदावरी, मेरा नाम क्या है बच्चों? गोदावरी। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। मेरी जर्नी जो है वेस्टर्न घाट्स से शुरू होती है, जो कि जिसमें भी एक जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। और वो जगह कहाँ है बच्चों? हमारे भारत के एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। आप सभी ने मुंबई के बारे में सुना होगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और वहीं पर यानी महाराष्ट्र में ही कौन सी जगह से गोदावरी नदी निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। और ये कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज अ स्ट्रीम, हालांकि मैं एक छोटी सी धारा के रूप में अपनी शुरुआत करती हूँ। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइन मी। जैसे जैसे मैं धरती पर जाती हूँ, बारिश का पानी और दूसरी छोटी मोटी धाराएं मुझे ज्वाइन कर लेती हैं, यानी मेरे साथ मिल जाती, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। ये मिलकर मुझे क्या बनाती हैं? वाइडर मीन्स और चौड़ी, और स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज। जो भी स्मॉल स्ट्रीम्स यानी जो भी छोटी छोटी धाराएं जो मुझे ज्वाइन करती है, मेरे अंदर समाती है, वो क्या है? मेरी ट्रिब्यूटरी। तो बच्चों, ट्रिब्यूटरी को हम हिंदी में कहते हैं सहायक नदियां। क्या कहते हैं? सहायक नदियां, जो कि आकर किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, वो कहलाती हैं सहायक नदी, ठीक है। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। मैं कितना ट्रेवल करती हूँ? 1465 किलोमीटर में ट्रेवल करती हूँ बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। तो ये नदी जो है बच्चों, गोदावरी नदी, कहाँ जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो उन्हीं में से एक नदी है गोदावरी, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में जाना था। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। मैं भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी हूँ। किसके बाद? गंगा के बाद। पहले नंबर पर आती है गंगा और उसके बाद आती है बच्चों गोदावरी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस इमेज के बेसिस पर देने। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इमेज को देखेंगे। नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। हमें यहाँ पर लिखना है उन स्टेट्स का नाम जहां से होकर गोदावरी रिवर
फ्लो करती है यानी बहती है। सेकंड क्वेश्चन, नेम अ डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी नदी के साथ साथ कौन से डैम और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है उसके हमें नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच अदर स्मॉल रिवर्स जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी, यानी गोदावरी को उसकी यात्रा में कौन सी छोटी नदियां ज्वाइन करती। सो लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में गोदावरी की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है। कौन कौन सी नदियां उसके साथ में मिलती हैं, उसके आसपास में कौन कौन से टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या उसके ऊपर कौन से बांध बनाए गए हैं और किन किन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है, वो सभी इस पिक्चर में हम देखकर पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है गोदावरी नदी का ओरिजिन, यानी ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर। तो बच्चों ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है यानी एक जिला है जिसका नाम है नासिक, और वहीं नासिक जिले में ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वहां एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान का मंदिर है। वहीं से गोदावरी नदी की जो शुरुआत है एक छोटी धारा के रूप में होती है। अब देखिए यहाँ से गोदावरी ने अपनी शुरुआत की कहाँ, किस स्टेट से, महाराष्ट्र से, और वहां पर कौन सी जगह है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर, सो यू विल टेल ब्रह्मगिरी हिल्स एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नासिक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए कैसे कैसे नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसे दूसरी नदियां जो है वो ज्वाइन करती हैं। लेफ्ट साइड से इसे ज्वाइन करती है मंजीरा रिवर जो कि इसकी एक लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी है, और राइट से इसे ज्वाइन करती है इंद्रावती रिवर, ठीक है। और एक और रिवर जो कि इसकी एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज सबरी, ठीक है। ये तीनों क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं जो कि इसके साथ मिलकर इसके पानी को ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से होते हुए नदी आगे बहती है। पहले हमने जाना कि उसका ओरिजिन क्या है, फिर हमने जाना कि उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। अब हम जान लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है। पहले हमने देखा महाराष्ट्र, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और स्टेट है जो कि है छत्तीसगढ़, ठीक है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके बाद यहाँ देखिए ये है तेलंगाना। तेलंगाना से होते हुए आगे आती है, यहाँ पे कुछ पार्ट उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट है जिसे ये टच करती है, और लास्ट में यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश से होते हुए ये कहाँ एंड होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। स्टार्टिंग इसने किस स्टेट से की थी बच्चों, महाराष्ट्र से, और एंड कहाँ पर होता है इसका, आंध्र प्रदेश जो कि भारत में इसकी आखिरी स्टेट है, और उसके बाद ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जान लेते हैं इस पर बने मुख्य बांध कौन से बांध हैं जो गोदावरी रिवर पर बने हुए हैं। इनमें पहला है श्री राम सागर। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, गोदावरी नदी पर छोटे बड़े मिलाकर कुल 900 से अधिक बांध बनाए गए हैं, पर यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ 2 डैम्स के बारे में ही दिया गया है। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, पहले इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि डैम क्या होते हैं। तो बच्चों डैम देखिए एक इस तरह की बड़ी सी दीवार होती है, ठीक है, और इसके साथ में ही एक बड़ी सी लेक बनाई जाती है जिसे हम रिजर्वर बोलते हैं। उस रिजर्वर में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर किया जाता है, और पानी को स्टोर करने का क्या पर्पस होता है, उस पानी का जो यूज है वहां आसपास में रहने वाले लोगों को पीने के लिए पानी देना, जो आसपास जो खेती की जाती है वहां पर खेती के प्रयोग में पानी को लाना, और वहां पर जो एरिया है उस एरिया में बिजली की सप्लाई के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी अमाउंट में जब हम वाटर को स्टोर करते हैं तो उससे हम बिजली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी पर्पसेस के लिए एक बड़ी सी वॉल जो है नदी के अक्रॉस बनाई जाती है और एक रिजर्वर बनाया जाता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। और डैम क्या करते हैं बच्चों, नदी का जो बहाव है यानी जो फ्लो है रिवर का उसे मैनेज और कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हें बनाने के कुछ नुकसान भी है जो कि इस चैप्टर में ही आगे बताए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। बट अभी आपको जानना है कि डैम क्या है। तो आपने समझा कि डैम इज अ लार्ज वॉल दैट इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द वाटर, ओके। सो हमने अभी क्या जाना कि गोदावरी नदी पे 2 डैम्स बनाए गए हैं मेनली, यहाँ पर जो आपके इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। पहला है श्री राम सागर डैम एंड दूसरा है पोलावरम डैम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में बना है। और देखिए बच्चों यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। पहली है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है,
जो कि आंध्र प्रदेश में ही आती है। अब क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मगरमच्छ है, हाथी है, टाइगर है, आजकल लुप्त होने की कगार पर हैं। तो इन्हीं की संरक्षण के लिए हमारी जो सरकार है वो कुछ इस तरह के एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं जिसमें इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, ताकि वहां पर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जा सके। उन्हीं में से कुछ यहाँ पर दी गई हैं जो कि गोदावरी नदी के आसपास बने हैं। इनमें से एक है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में बनी है। फिर है कंवल टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर्स को रिजर्व किया गया है जो कि है तेलंगाना राज्य में। इसके बाद अब देखिए ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है विच इज पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश यानी एमपी के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। अगर आप सभी ने जंगल बुक नाम की जो पिक्चर है उसे देखा है जिसमें कि मोगली और बघीरा की स्टोरी आपने जानी, तो रुडयार्ड किपलिंग ने जब वो बुक लिखी थी बच्चों, तो वो पेंच नेशनल पार्क से ही इंस्पायर होकर वो बुक उन्होंने लिखी थी। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम सभी ने इसके बारे में जाना। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ गोदावरी रिवर का फ्लो इन द पेनिसुलर इंडिया थ्रू द मैप। देखिए जिस पार्ट को अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस पूरे पार्ट को, भारत के पूरे इस हिस्से को हम पेनिसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं पेनिसुलर इंडिया। अब इस पार्ट में ये जो हमारे इस पेनिसुलर इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है बच्चों, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जिन्हें कि हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेस्टर्न घाट। ये है हमारा पूरा वेस्टर्न घाट। और जो पेनिसुलर इंडिया का जो एकदम ईस्टर्न पार्ट है, जो कोस्टल एरिया है, यानी जो समुद्र से लगता एरिया है, उसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। और ये पूरा एरिया जो कि एक बड़ी माउंटेन रेंज है, दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। अब इसी वेस्टर्न घाट में मैंने आपको क्या बताया, त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में आती है। और वहीं पे ब्रह्मगिरी हिल्स में से क्या निकलती है? हमारी गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी जो है बच्चों, वो दक्षिण भारत की यानी पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। यानी इतना ज्यादा डिस्टेंस कोई भी नदी कवर नहीं करती। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो और यहाँ त्र्यंबकेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलकर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कवर करती हुई अंत में आंध्र प्रदेश से होते हुए इस बे ऑफ बंगाल में अपने आप को खत्म कर। तो ये है गोदावरी नदी इन द इंडियन मैप। अब हम जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आप इजीली इन सबके क्वेश्चंस के आंसर अब दे पाएंगे। नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। तो आपको उन सभी स्टेट्स के नाम बताने हैं जिनसे होकर गोदावरी नदी बहती है। तो देखिए पहली स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। तो यहाँ लिख देंगे हम महाराष्ट्र, उसके बाद लिख देंगे तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो ये है वो राज्य जिनसे होकर गोदावरी नदी बहती है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी नदी पर एक बांध और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए पिक्चर में आप कोई भी डैम का नाम यहाँ लिख सकते हैं। आप श्री राम सागर डैम भी लिख सकते हैं या फिर पोलावरम डैम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मैंने डैम में लिख दिया है पोलावरम डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या लिखेंगे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ लेट अस रीड द थर्ड क्वेश्चन। Which other small rivers join गोदावरी in its journey? तो गोदावरी को उसकी जर्नी में कौन सी छोटी नदियां ज्वाइन करती है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन इज मंजीरा, सेकंड इज इंद्रावती एंड थर्ड वन इज सबरी। यहाँ हमने लिख दिया है बच्चों इंद्रावती, मंजीरा एंड सबरी रिवर, ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और आपने जान लिया है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं। वो छोटी सहायक नदियां जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, वो कहलाती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, मैनी फ्रॉम द रामायणा एंड पुराणास। तो हम सभी जानते हैं कि रामायण और पुराण जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनमें भी गोदावरी नदी का जिक्र किया गया है। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू साउदर्न इंडिया एंड एम रिगार्डेड एज सेक्योर। तो
क्योंकि रामायण और पुराणों में भी मेरा जिक्र है, इसलिए मुझे क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया साउदर्न पार्ट की सबसे बड़ी नदी है, तो साउथ को ही हम हिंदी में दक्षिण कहते हैं, इसलिए इस नदी का भी नाम जो है दक्षिण गंगा। और इसका एक और नाम है बच्चों, जिसे कि बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यह नदी जो है साउदर्न इंडिया में बहती है एंड एम रिगार्डेड एज सिकद, और इसे एक पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। इन प्लेसेस लाइक नासिक, नियर वेयर आई बिगिन, people come from all around to take a dip in my holy waters. नासिक जो जगह जहां से इस नदी का उद्गम है, जहां से मैं शुरू होती हूँ, people come from all around यानी पूरे विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं और इस नदी में डुबकी लगाते हैं। ठीक है, गोदावरी पुष्करम 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला एक त्योहार है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नाम की जो स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादातर मनाया जाता है। जिस प्रकार हम 12 वर्षों में कुंभ मेला मनाते हैं हर 12 वर्ष बाद, उसी तरह है गोदावरी पुष्करम, जिसमें लोग गोदावरी नदी के पानी में स्नान करते हैं और इसे काफी पवित्र भी माना जाता है। द लाइफ आई होल्ड यानी मैं जो जीवन होल्ड करती हूँ, आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ पेरेनियल रिवर। तो मैं जो हूँ यानी गोदावरी रिवर जो है वो पूरे साल भर बहती रहती है, उसमें साल भर पानी रहता है। पेरेनियल रिवर यानी वर्ष भर जिस नदी में पानी रहता है उसे कहा जाता है पेरेनियल रिवर। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो केवल तभी बहती हैं जब उन्हें बारिश से पानी मिलता है, विच मेक्स देम सीजनल रिवर, जो कि उन्हें मौसमी नदियां बनाता है। यानी मौसम में ही, किसी खास मौसम में जब उनमें पानी आता है, उन नदियों को हम कहते हैं सीजनल रिवर्स, जबकि पेरेनियल रिवर्स जो है उनमें वर्ष भर पानी रहता है। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, बाकिंग डियर, द इंडियन गोल्डन गेको एंड द फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। मैं घने जंगलों और पूरी वाइल्ड लाइफ जो है यानी जो जानवर है, इन जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जिसमें बाघ, पार्किंग डियर, इंडियन गोल्डन गीको और फेम्ड रेड सैंडलवुड के ट्रीज है, उन सब फॉरेस्ट से होकर मैं गुजरती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बार्किंग डियर और गोल्डन गीको की भी पिक्चर दिखाऊंगी और रेड सैंडलवुड के ट्रीज भी, जो कि भारत में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। You have learned in the last chapter that fresh water sources like me are home to many plants and animals. आपने लास्ट चैप्टर में जो कि था वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो साफ पानी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के घर भी होते हैं। When I reach the sea, जब मैं समुद्र में पहुंचती हूँ, I spread out into many small streams that form a delta. तो जब मैं समुद्र में पहुंचती हूँ तो मैं अपने पानी को अनेक छोटी छोटी धाराओं में अलग अलग स्प्रेड कर देती हूँ, जो कि क्या बनाते हैं, मिलकर डेल्टा बनाते हैं। तो बच्चों, नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले अपने पानी को, जो वहां के आसपास की जो जमीन होती है, अपने पानी को और पानी के साथ साथ जिन जिन चीजों को वो बहा कर लेकर जाती है, उन्हें एक दलदली क्षेत्र में छोड़ देती है, जिसे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा जो है वो दलदली मिट्टी होती है जो कि नदियां पूरे रास्ते बहाकर अपने साथ लाती है। और डेल्टा जो होता है बच्चों, काफी उपजाऊ मैदान बन जाता है और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज उगते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो जो गोदावरी नदी है वो भी क्या बनाती है, एक डेल्टा। ठीक है, माई फ्रेश वाटर मीट्स द सॉल्टी सी देयर। उसका गोदावरी नदी का जो फ्रेश पानी है वो इस डेल्टा वाली जगह पर, जिसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आकर किससे मिलता है, नमकीन समुद्र के पानी से। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स। तो इसी जगह को कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने पानी को या अपने साथ लाई गई मिट्टी को और जो कंकड़ पत्थर वो बहाकर अपने साथ लाती है, उनको एक समतल मैदान पर छोड़ती है, जिससे कि एक बड़े दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस दलदली क्षेत्र में जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं और जो वहां पर अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, तो इसी दलदली क्षेत्र को कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर है, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइव्स, यानी किन किन तरीकों से गोदावरी नदी जो है लोगों की हेल्प करती है। सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने समय से, पीपल हैव ऑलवेज बिल्ड देयर होम्स नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप बता सकते हैं कि पुराने समय से ही लोग जो है अपने घर नदियों के किनारे ही क्यों बसाते हैं? आपको गैस करना है और अपना आंसर यहाँ पर लिखना है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नदियां जो है हमें पीने के लिए, खेती के लिए और हमारी दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पानी देती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो भोजन के लिए, यानी जो लोग मछली आदि खाते हैं तो वो भोजन के लिए भी नदियों पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए लोग जो है पहले के समय में नदियों के आसपास रहना पसंद करते थे। इससे उन्हें क्या क्या लाभ होते थे? एक तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता था, दूसरा उन्हें खेती के लिए पानी मिल जाता था, और जो दिन भर के जरूरी काम होते थे उनको करने के लिए उन्हें पानी मिलता था। और नदियों के सहारे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते थे, क्योंकि पहले के समय में जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बोट से ट्रेवल करते थे, और बोट से ही वो पानी के थ्रू अपना जो सामान था, यानी जो व्यापार करना उन्हें होता था, तो वो व्यापार भी नदियों के रास्ते करते थे। इसीलिए लोगों ने नदियों के आसपास ही अपने घर बनाए और वहां पर रहना शुरू किया। ठीक है। डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे? क्या आप जानते हैं किन किन तरीकों से मैं हर रोज लोगों को मदद करती हूँ? आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी। मैं अपने आसपास पड़ने वाले अलग अलग टाउन्स को, अलग अलग गांव को पानी देती हूँ। द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम्स फ्रॉम मी, यानी जो भी पानी हमारे घरों में आता है, हमारे स्कूल्स में आता है या फिर हमारे खेतों में जाता है, वो कहाँ से आता है? नदियों से आता है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, मैं सिर्फ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं देती, उन्हें कुक करने के लिए, वॉश करने के लिए, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड, यानी खेती करने के लिए भी पानी देती, एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, और मेरे द्वारा दिए गए पानी से ही लोग फैक्ट्रीज में चीजें बना पाते हैं, क्योंकि वहां पर भी पानी की काफी मात्रा में जरूरत पड़ती है। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड्स, मैं अनेकों आजीविकाओं को भी सपोर्ट करती हूँ। माई वाटर इज कैरीड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाय मैनी, मेरा जो पानी है वो पाइप से और कैनल से होते हुए अलग अलग लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग जो है नदियों के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कुछ लोग नदियों में ही बोटिंग का मजा ले रहे हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर दी गई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इको टूरिज्म, दैट मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी। हम सभी कभी ना कभी घूमने जाते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर घूमने जाते हैं। कुछ लोग माउंटेन में घूमने जाते हैं, कुछ लोग रिवर्स के आसपास घूमने जाते हैं, कभी कभी हम जंगल सफारी पर, फॉरेस्ट में भी जाते हैं। तो इसी टर्म को क्या कहते हैं हम? इको टूरिज्म। जब जब हम किसी नेचुरल प्लेस को टूरिज्म के लिए यानी घूमने के लिए देखने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इको टूरिज्म, और उनकी सुंदरता को हम वहां जाकर देखते हैं। वी वॉच एनिमल्स, बर्ड्स एंड लर्न अबाउट नेचर, जहाँ जाकर हम एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो ऐसा करते हुए जब हम इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, इसी टर्म को कहते हैं इको टूरिज्म। ठीक है। Now there are some questions. First one is list 3 ways in which people are dependent on the river गोदावरी। आपको यहाँ पर कोई 3 तरीके बताने हैं जिनसे लोग जो हैं गोदावरी नदी पर निर्भर है। अभी हमने जाना कि नदियों के ऊपर हम क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि उनसे हमें पीने का पानी मिलता है, हमें वहां से खेती के लिए पानी मिलता है, हमें वहां पर फैक्ट्रीज में चीजें बनाने के लिए पानी मिलता है। तो यहाँ पर कोई 3 तरीके आपको लिखने थे। एक मैंने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, एक है फार्मिंग यानी खेती, एंड थर्ड वन इज फिशिंग। बहुत सारे लोग फिशिंग से ही अपना बिजनेस करते हैं, तो एक ये भी तरीका है जिससे कि लोग गोदावरी रिवर पर डिपेंडेंट है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल इंगेज नियर द रिवर गोदावरी। तो गोदावरी नदी के आसपास लोग जो हैं वो कौन कौन से तरह के ऑक्यूपेशन यानी कौन से काम धंधे करते हैं? तो बच्चों, नदियों के किनारे काफी जो लोग हैं बोटिंग करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे आसपास खेती करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, और कुछ मछुआरे भी हैं जो वहां से मछलियां पकड़ते हैं और अपना
आजीविका चलाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा फार्मिंग, फिशिंग एंड टूरिज्म लाइक बोटिंग। ये तीनों तरीके से लोग जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी? आपको गोदावरी नदी के आसपास कौन सी फसलें उगते हुए दिख रही हैं यहाँ पर? चलिए देखते हैं पिक्चर में। ये देखिए, ये कौन सी फसल लग रही है हमें? धान की फसल, जिसे हम चावल भी कहते हैं हिंदी में। और इसे देखकर लगता है कि ये गन्ने की यानी शुगर केन की फसल है, और हो सकता है आसपास कुछ और सब्जियां भी उगाई जाती हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइस, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। तो हमने लिखा राइस, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन? आपके रीजन में यानी आपके क्षेत्र में कि कौन सी तरह की फसलें उगाई जाती हैं? वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम फ्रॉम? तो आपके एरिया में उन फसलों को सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? जो भी फसल आपके एरिया में उगाई जाती है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ व्हीट एंड मस्टर्ड ग्रो इन माई रीजन, वाटर कम्स फ्रॉम कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स। आपके यहाँ पर पानी अगर नदियों से आता है तो आप रिवर्स लिख सकते हैं, अगर छोटी नहरों से आता है तो आप कैनल्स लिख सकते हैं, और आपके खेत में अगर ट्यूबवेल लगा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और जो भी फसलें, हो सकता है आपके यहाँ गन्ने की फसल उगाई जाती हो, गेहूं की फसल उगाई जाती हो, या कोई दालें उगाई जाती हैं, तो जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में आप यहाँ लिख देंगे। देन कम्स द एक्टिविटी। इन द एक्टिविटी you need to make a poster in your classroom showing all the ways that river help people. आपको उन सारे तरीकों को लेकर एक पोस्टर बनाना है जिनसे रिवर्स जो है यानी नदियां जो है लोगों को हेल्प करती हैं। इंक्लूड ड्राइंग्स ऑफ होम्स, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन एंड मोर। तो इन सभी चीजों को आपको इंक्लूड करना है, जैसे कि घरों में कैसे नदियां हमें हेल्प करती हैं, खेतों में वो हमारे कैसे काम आती हैं, नाव के लिए वो हमारे कैसे काम आती है, मछुआरों को वो कैसे काम आती हैं। तो ये सारे तरीके आप शो करते हुए एक पोस्टर बनाएंगे और अपनी क्लास में इसे लगा देंगे। डैम्स, स्टोरिंग माई वाटर, चेंजिंग माई फ्लो। अब आते हैं डैम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट देयर आर मोर देन 900 डैम्स दैट स्टोर माई वाटर? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गोदावरी नदी पर 900 से भी ज्यादा डैम्स हैं जो कि इसके पानी को स्टोर करते हैं। सो पीपल कैन यूज इट इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो लोग क्या कर सकते हैं, डैम्स बनाकर जो पानी स्टोर किया जाता है उसे लोग तब इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि गर्मी का या सूखे का मौसम होता है। टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों तरीके हैं जिनसे हम पानी का यूज करते हैं। पहला हम पीने के लिए यूज करते हैं मेनली, दूसरा क्रॉप्स को यानी फसलों को उगाने के लिए, एंड थर्ड वन इज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स जो है इन तीनों कामों में हमें हेल्प करते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन अ डैम इज बिल्ट? बट क्या आपने कभी सोचा है कि नदी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब उस पर कोई बांध बनाया जाता है? व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड द पीपल लिविंग नियर बी? उन लोगों पर, उन जानवरों पर और उन जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, जो जानवर मेरे आसपास रहते हैं, और जो जंगल जो मेरे किनारों पर बसे होते हैं, बांध बनाने का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अ डैम इज लाइक अ जायंट वॉल दैट ब्लॉक्स माई फ्लो। डैम, मैंने आपको बताया कि बड़ी सी दीवार होती है जो कि नदी के जो प्रवाह होता है, उसका जो फ्लो होता है उसे ब्लॉक करती है। एंड स्टोर्स वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड अ रिजर्वर। जो कि एक बड़ी सी वाटर बॉडी यानी जिसे एक लेक तरह की होती है, इसे रिजर्वर भी कहा जाता है, उसमें पानी को स्टोर कर लिया जाता है। While this stored water helps many people, ये जो स्टोर किया हुआ पानी है ये जहां बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है, it also floods land that was once home to animals and people। वहीं दूसरी तरफ ये उसके आसपास के एरिया में बाढ़ का कारण भी बन जाता है जो कि किसी समय पर बहुत सारे जानवरों का और लोगों का घर था। Many have to leave their homes and shift elsewhere when dams are built। अब सभी को पता होगा कि जब भी किसी जगह पर बांध बनाए जाते हैं तो वहां के आसपास के एरिया के जितने भी लोग और जितने भी घर होते हैं, जितने भी जंगल होते हैं, तो ये उन लोगों पर, उन जंगलों पर और उन जानवरों पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें वहां से अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि उस एरिया में कभी भी बाढ़ आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई है डैम की
एक पिक्चर, ये देखिए बड़ी सी वॉल है जो कि पानी को रोकती है और यहाँ पर उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। When you open a tap, it is hard to imagine the journey that water has taken and the many sacrifices that were made so you could have it. तो जब भी हम एक नल को खोलकर पानी पीने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उस पानी ने कितनी लंबी यात्रा की होगी, कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे ताकि आप उस पानी को पी सकें। That is why it is so important to use water wisely and never waste it. तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वाटर को यानी पानी को आप वाइजली यानी उसका बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करें और कभी भी उसे वेस्ट ना करें। नाउ यू हैव टू राइट व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज आफ्टर अ डैम इज बिल्ट, हाउ कैन दे बी सॉल्व्ड। तो जब भी कोई डैम बनाया जाता है, कोई बांध बनाया जाता है, तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये आपको यहाँ लिखना है। जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो वहां पर आसपास के लोगों को उनके घर जो है छोड़ने पड़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में भी पीपल लूज होम्स। सेकंड, जो आसपास के जंगल होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो वो एनिमल्स भी होमलेस हो जाते हैं, तो फॉरेस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एंड द फिश एंड वाटर लाइफ अफेक्टेड। तो डैम बनाने से जो वहां की फिश होती हैं और जो रिवर के अंदर की लाइफ होती है वो भी अफेक्टेड होती है। इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? प्रॉपर रीसेटलमेंट, यानी जब भी लोगों के घर जब वहां से हटाए जाते हैं तो उन्हें रीसेटलमेंट करवाना बहुत जरूरी है, यानी उनको रहने के लिए किसी और सेफ प्लेस पर उनको घर दिए जाना। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, जितना हो सके वहां पर जंगलों को और जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि वहां का जो वाटर है उसे रेगुलरली रिलीज किया जाए ताकि आसपास के एरिया में बाढ़ जैसी स्थितियां ना बन सके, ठीक है। What pollutes me and why it matters? क्या चीजें हैं जो मुझे दूषित करती हैं और ये मैटर क्यों करता है? With more people and factories coming up near my banks, waste, plastic and dirty water pollutes me. जैसे जैसे लोग और फैक्ट्रियां मेरे किनारे पर आकर बसती जाती हैं, वेस्ट, प्लास्टिक और गंदा पानी मुझे पॉल्यूट करता है। तो नदियों को कौन कौन सी चीजें पॉल्यूट करती हैं, ये आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहला है वेस्ट, दूसरा है प्लास्टिक और तीसरा है वहां से निकलने वाला गंदा पानी। समटाइम्स आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन। कभी कभी जो नदी है वो उसमें से गंदी स्मेल आती है और वो साफ भी नहीं दिखती। येट पीपल यूज माई वाटर, उसके बाद भी लोग जो है मेरा पानी इस्तेमाल करते हैं। विच कुड मेक देम सिक, जिससे वो बीमार भी हो सकते हैं। आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट। मैं ये इच्छा रखती हूँ कि काश मैं उन्हें ये बता पाती कि अगर आप मुझे साफ रखेंगे और मुझे वेस्ट मटेरियल से दूर रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। अगर हम नदी को गंदा ना करें तो हमें भी साफ पानी पीने के लिए नदी से मिलेगा। यहाँ देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो नदियों के अंदर कचरा फेंक रहे हैं। इधर फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है और जो लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो नदियों के अंदर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं कि जो वाटर लाइफ है जैसे कि फिश, टर्टल, उन सबके ऊपर कितने एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। वो इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत बार मरते हैं। जिस पानी में हम जहरीले पदार्थों को छोड़ते हैं उसी पानी को बहुत सारे एनिमल्स पीकर मर भी सकते हैं। तो इस तरह से हम नदियों को पोल्यूट करके काफी सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट वे टू डू दिस इज बाय क्रिएटिंग लेस वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाय यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो पहला जो महत्वपूर्ण तरीका है जो कि नदियों को साफ रखने में मदद करेगा वो क्या है कि हम वेस्ट को कम उत्पन्न होने दें और इसके स्थान पर हम क्या करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करें, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हम अगर जूट के जो बैग्स होते हैं अगर हम उन्हें यूज करें, सब्जियां लाने जब हम मार्केट जाते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स हम खरीदते हैं, उनके स्थान पर अगर हम स्टील या सिल्वर या इस तरह की मेटल्स का यूज करें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो सकता है। द फिश, टर्टल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन and around me have nowhere else to go.
जो मछलियां हैं, जो कछुए हैं और जो बर्ड्स हैं, जो कि या तो मेरे अंदर रहते हैं या मेरे आसपास रहते हैं, उनके पास मेरे अलावा कोई भी स्थान नहीं है जाने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि मछलियां नदियों से निकलकर जमीन पर रह सकती हैं? नहीं, उनका घर है पानी। तो अगर हम पानी को ही दूषित करेंगे तो वो मछलियां या जो भी जल में रहने वाले जीव हैं वो मर जाएंगे और उनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। स्लोली दे आर बिगिनिंग टू डिसअपियर। धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। दिस मेक्स मी वेरी सैड, जो कि नदियों को काफी उदास करने वाली चीज है नदियों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।